कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो एक भयानक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। वो एक पुराने गोदाम में छिपकर पूरी तरह से तैयार एक कुर्सी पर बैठा था। अपने लक्ष्य को खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा है। वो दिन भर उस कुर्सी पर बैठा रहा। वो खिड़की से अपने लक्ष्य के घर पर नजर रखता है। वो तो बस सही क्षण का इंतजार कर रहा था। लगातार 5 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी अपना लक्ष्य न देख पाने के बाद अंततः वो खरीदारी का बहाना बनाकर बाहर चला गया। खरीदारी करने के बाद उसने अपने बॉस को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक लक्ष्य भी नहीं देखा है। ये सुनकर बॉस ने उससे कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करो और अपने पैसे ले जाओ। ये सुनकर उन्होंने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये काम जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। तो वापस अंदर जाने से पहले वो कुछ देर के लिए लक्ष्य के घर के सामने बैठा। उसने वहां पहरेदारों को बहुत ध्यान से देखा। उनकी दैनिक दिनचर्या की जांच करने के बाद वो अपने छिपने के स्थान पर वापस चला गया और हमेशा की तरह उसने फिर से लक्ष्य के घर पर निगरानी शुरू कर दी। उसने अपनी बंदूक तैयार कर ली और लक्ष्य के सामने आने का इंतजार करने लगा। इसलिए पूरा दिन इसी तरह बिताने के बाद रात को उसने अपने दांत साफ किए और फिर सो गया। लेकिन उसने अपनी घड़ी पर हर 10 मिनट के लिए अलार्म सेट कर रखा था और हर 10 मिनट में वो जाग जाता और अपने लक्ष्य के घर की जांच करता रहता। और यहीं थोड़ी देर बाद उसने शोर सुना। उसने देखा कि उसका लक्ष्य एक नर्तकी लड़की के साथ कमरे में प्रवेश कर रहा था। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपनी नजर लक्ष्य पर टिकाए रखी। लक्ष्य को अभी भी पता नहीं था कि किसी ने उसकी ओर बंदूक तान रखी है। उसने लड़की से कहा कि वो उसके सामने नाचे, यहाँ हत्यारा। सोचा कि जिस क्षण उसका लक्ष्य बैठ गया सोफा पर वो तुरंत शॉट ले लेता। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई वो नर्तकी लड़की अचानक लक्ष्य के सामने आ गई और गोली उसके सामने आकर लगी। बेचारी लड़की वहीं मर गई। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गार्डों ने पहले ही खिड़की बंद कर दी थी। परिणामस्वरूप हत्यारा अपने निशाने से चूक गया। अपने मिशन को इस तरह विफल होते देख हत्यारे ने तुरंत अपनी बंदूक एक बोरे में डाल दी, पूरी जगह को अच्छी तरह से साफ किया और फिर वहां से भाग गए। इसके बाद वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर वहां से निकल पड़ा। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने कुछ सामान सड़क पर गिरा दिया और फिर वो वहां से खिसक गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दिया और फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही चलते हुए उसने अपना हेलमेट नदी में फेंक दिया। फिर वो जल्दी से एक दुकान में गया और बाथरूम की ओर चला गया। वहां उसने अपना चेहरा धोया और दाढ़ी मुंडवा ली। उसने अपने कपड़े बदले और फिर कमरे को साफ किया। पूरे बाथरूम को इस तरह से बंद कर दिया गया कि कोई सबूत न बचे। इसके बाद उन्होंने एक कार मंगवाई और सीधे हवाई अड्डे चले गए। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उसने बंदूक कूड़ेदान में फेंक दी और फिर वो हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जब वो लाइन में खड़ा था तो उसने देखा कि एक पुलिस कुत्ता उसकी ओर देख रहा है। ये देखकर वो बहुत घबरा गया, इसलिए वो स्वयं को साफ करने के लिए पुनः बाथरूम में चला गया। उसके बाद वो एक बार फिर लाइन में खड़ा हो गया और फेलिक्स उंगर नाम की एक नकली पहचान का उपयोग करके उसने अपना वीजा और हवाई जहाज का टिकट खरीदा। तो अब जब वो विमान में बैठा था उसके बॉस ने उसे फिर से बुलाया। उसके बॉस ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा, तुमने पूरी नौकरी बर्बाद कर दी और बस चले गए। तुमने क्या किया? वो आदमी हत्यारे पर क्रोधित था। हत्यारा भी क्रोधित हो गया। उसने फोन तोड़ दिया और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। विमान के अंदर उसने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी देखा और अब जैसे ही वो विमान से उतरा उसने एक और टिकट खरीदा, लेकिन इस बार एक अलग नए नाम से। तभी उसने देखा कि वो अजीब आदमी भी वहां इंतजार कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी अगली योजना कुछ दिनों के लिए टाल दी। उसने एक होटल का कमरा लिया और दरवाजे पर जाल बिछा दिया। फिर वो चाकू पकड़े हुए वहां बैठ गया, पूरी तरह से सतर्क, अंदर आने की कोशिश करते ही किसी को भी मारने के लिए तैयार। लेकिन सौभाग्य से पूरी रात कुछ खास नहीं हुआ, कोई नहीं आया। इसलिए अगले दिन वो विमान में सवार होकर अपने देश वापस चला गया, द डोमिनिकन रिपब्लिक। अपने घर पहुंचकर उसने गेट के पास एक आदमी के जूते का निशान और एक जली हुई सिगरेट देखी। ये सब देखकर उसका संदेह और भी प्रबल हो गया कि कोई निश्चित रूप से यहाँ आया था या अभी भी आसपास था। इसलिए उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और घर की ओर भागने लगा। घर के अंदर उसने खून के धब्बे देखे और महसूस किया कि कोई अंदर घुस गया था। फिर हत्यारे ने अपने प्रेमिका और उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका चोट लगी है, इसलिए वो सीधे अस्पताल पहुंचे जहां उसने अपनी प्रेमिका को वहां बेहोशी की हालत में पड़ा पाया। उसका भाई भी उसके साथ वहीं था। उसके भाई ने उसे बताया कि 2 हत्यारे आए हैं, एक पुरुष और एक महिला। वे कहीं से भी घर में घुस आए थे। उनका असली निशाना वास्तव में वही था, लेकिन जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने उसकी प्रेमिका पर हमला कर दिया। लड़की ने उन हत्यारों से डटकर मुकाबला किया और अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन वो गंभीरता से जब वो बचकर भागी और एक जगह पर गिरी, उसने दोनों हत्यारों को हरे रंग की छत वाली टैक्सी में बैठकर घटनास्थल से जाते देखा। पूरी स्थिति को समझने के बाद हत्यारे ने सारी रात अपनी प्रेमिका के साथ रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और उसने सारी बात बताई। उसने बताया कि उन 2 हत्यारों ने उसे पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित किया। वे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उसने सारा दर्द सहन किया और उन्हें एक भी बात नहीं बताई। जिस स्त्री से वो प्रेम करता था उसे ऐसी हालत में देखकर उसका दिल टूट गया।
और उसने वही निर्णय कर लिया कि वो अपना बदला लेगा। इसलिए उसी रात हत्यारा घर वापस गया और अपने छिपे हुए हथियारों का बक्सा निकाला। अगले दिन वो अपनी कार लेकर शहर में घूमने लगा। उस विशिष्ट टैक्सी की तलाश में थे जिसका इस्तेमाल हत्यारों ने भागने के लिए किया था। उसकी प्रेमिका के भाई ने उसे बताया था कि टैक्सी की छत हरे रंग की है, इसलिए उसने पूरे शहर में हरे रंग की छत वाली टैक्सी की तलाश की। लेकिन पूरे दिन खोजने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उस रात वो सीधे टैक्सी कंपनी के कार्यालय में गया और मैनेजर को बंधक बना लिया। फिर उसने अपने कंप्यूटर में लॉग इन किया और खोजना शुरू कर दिया। उस टैक्सी ड्राइवर का पता जिसने उन 2 हत्यारों को उसके घर तक पहुंचने में मदद की थी। जैसे ही उन्हें ड्राइवर की जानकारी मिली, उन्होंने फाइल उठाई और चले गए। अगले दिन वो स्टेशन के बाहर उस टैक्सी ड्राइवर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी पारी शुरू की, हत्यारे ने उसका पीछा किया, फिर यात्री बनकर कार में बैठ गया। बेचारे ड्राइवर को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपनी पिछली सीट पर एक भयानक हत्यारे को बैठाकर शहर में घूम रहा था। जब ड्राइवर ने हत्यारे से कुछ पूछने के लिए मुड़कर देखा तो उसने हत्यारे के हाथ में बंदूक देखी। वो घबरा गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई छोटा मोटा चोर होगा, इसलिए उसने अपना बटुआ निकाला और उसे दे दिया। लेकिन हत्यारे ने ढीली चेन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी और पूछा, आपने उन 2 हत्यारों को कहां छोड़ा? ड्राइवर बस अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपना धैर्य बनाए रखा। याद करने की बहुत कोशिश की और सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा, मैंने उन दोनों को एक निजी हवाई अड्डे से लिया और एक घर के बाहर छोड़ दिया। फिर मैं बाहर उनका इंतजार करने लगा और जब वे वापस आए तो वे दोनों काफी घायल लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैंने उन्हें उसी निजी हवाई अड्डे पर वापस छोड़ दिया जहां से मैंने उन्हें उठाया था। थोड़ा और सोचते हुए ड्राइवर ने आगे कहा, जब वे दोनों घर से बाहर आए, उनमें से एक के पैर में बहुत बुरी चोट लगी थी, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि वे बड़े लोगों की तरह दिखते थे जो निजी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैंने बिना कुछ कहे उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ दिया। कृपया मुझे मत मारो, हत्यारे ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे एक शांत जगह पर ले चलो। ड्राइवर ने कहा, आप जहां जाना चाहें मैं आपको वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, बस कृपया मुझे मत मारो। लेकिन अचानक हत्यारे ने ड्राइवर को गोली मार दी। फिर वो वहां से चला गया। उसके बाद किलर ने एक और नई पहचान बना ली। इसका उपयोग करके उन्होंने एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और न्यू ऑर्लियंस में उतर गए। वहां उसने उन 2 हत्यारों की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने उसकी प्रेमिका को चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑर्लियंस पहुंचने के बाद उसने एक वैन किराए पर ली और गुप्त भंडारण इकाई में चला गया, कुछ बंदूकें और नए पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए। फिर उसने वैन की लाइसेंस प्लेट बदल दी। वो एक सफाई कंपनी में गया और वहां चौकीदार के पद पर नौकरी पाली। कंपनी में पंजीकरण कराने के बाद उन्होंने उसे कुछ सामान दिया। वो सामान लेकर सीधे अपने बॉस की कंपनी की इमारत में चला गया। उन्होंने सोचा कि सफाईकर्मी बनकर अंदर घुसना सबसे अच्छा विकल्प होगा। जब वो बाहर खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि उसे अंदर जाने के लिए पास की जरूरत है, इसलिए वो सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जब डिलीवरी ट्रक गेट पर पहुंचा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना कचरादान बाहर निकाला और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ऐसा अभिनय कर रहा था मानो कूड़ादान बहुत भारी हो और उसे उठाने में उसे कठिनाई हो रही हो। ये देखकर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि वो व्यक्ति कोई भारी सामान लेकर आ रहा है। वो सोच रहा था कि वो आदमी अपना पास कैसे निकालेगा, इसलिए बिना जाने ही उसने हत्यारे की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने गेट पर अपने पास का इस्तेमाल किया और लिफ्ट शुरू करने में भी उनकी मदद की। एक बार अंदर घुसने के बाद हत्यारे ने अपनी चौकीदारी जारी रखी और थोड़ी देर बाद डिलीवरी करने वाला लड़का चला गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे अपने बॉस के कार्यालय में घुस गया। अंदर उसे अपने बॉस की सचिव मिली। उसने बंदूक की नोक पर उसे बंधक बना लिया और उसे अपने बॉस को बांधने के लिए मजबूर किया। उसने उसे धमकी दी, कह रही थी, मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ बताओ, अभी हत्यारे हैं। उसका बॉस घबरा गया और बोला, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। कसम से, जिस ग्राहक ने भुगतान किया था वो वास्तव में इसलिए नाराज था क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। उसने संभवतः आपकी प्रेमिका को मारने के लिए गुंडे भेजे होंगे या वे उस पर हमला कर सकते हैं। वे तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन तुम घर पर नहीं थे, तो शायद बेचारी लड़की इस झंझट में फंस गई। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। बॉस ने हत्यारे से ये भी कहा, तुम शहर वापस क्यों आए? अपनी पहचान तुरंत बदले और गायब हो जाएं। कुछ वर्षों के लिए कहीं पर चले जाओ ताकि ग्राहक तुम्हें ढूंढ न सके। अगर वो तुम्हें पालेगा तो वो तुम्हें अवश्य मार डालेगा। लेकिन हत्यारे ने अपने बॉस की एक भी बात नहीं सुनी। उसने पास में पड़ी नेल गन उठाई और सबसे पहले लैपटॉप पर फायर किया। उसने बॉस को घूरा और उसे अपनी आंखों से धमकाया। यदि आप बात नहीं करते तो अगला विचार सीधे आपके दिमाग में चला जाता है। लेकिन किसी अजीब कारण से बॉस ने हत्यारे के साथ फिर भी सख्ती बरती। धमकी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ से चले जाओ, समझे? मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं जानता हूँ। ये सुनकर हत्यारा गुस्से में आ गया और अचानक गोली चला दी। बॉस की छाती में गोली की तरह धंस जाना। फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा, जल्दी बताओ वो दोनों कौन थे जो मेरे घर आए थे? तभी मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा, अन्यथा तुम यहीं मर जाओगे। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा बॉस कुछ कह पाता, बेचारा वहीं मर गया। उसके पास कोई जानकारी देने का समय नहीं था। हताश होकर हत्यारे ने सोचा कि उसे सचिव को भी मार देना चाहिए।
एक गवाह को जीवित छोड़ने का क्या मतलब था? लेकिन सचिव चतुर था। उसने जल्दी ही उसकी योजना समझ ली और उसे एक सौदा पेश किया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरा शरीर कहीं छोड़ जाओगे। मेरे परिवार को आसानी से मिल जाएगा ताकि वे कम से कम मेरे जीवन बीमा के पैसे का दावा कर सकें। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। ऐसा करने के लिए सचिव ने हत्यारे को 2 पहचान देने की पेशकश की। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि उसके बच्चे, यदि उसने उसकी हत्या कर दी और इसे दुर्घटना का रूप दे दिया तो उसे बीमा राशि मिल जाएगी। पैसा पाना बहुत आसान होगा, इसलिए हत्यारा सचिव के सौदे पर सहमत हो गया। उसने उसे खोल दिया और कुछ देर के लिए उसे जाने दिया। फिर उसने अपने बॉस के शरीर को कसकर लपेटा और उसे कूड़ेदान में ठूंस दिया। कार्यालय की सफाई करने के बाद वो सचिव के पीछे पीछे बाहर चला गया। लेकिन जब वे दोनों घर की ओर जा रहे थे, सचिव अपनी जान की भीख मांगने लगी। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, कृपया मेरी जान बख्श दो। लेकिन हत्यारे ने एक शब्द भी नहीं सुना। जब वह गैराज खोलने गया तो सचिव चिल्लाया और भागने की कोशिश की। उम्मीद थी कि कोई उसकी आवाज सुनेगा और उसे बचाने आएगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और अब हत्यारे ने आसानी से गैराज खोला और कार को अंदर ले गया। अंदर पहुंचने पर सचिव ने उन्हें 2 हत्यारों के बारे में बताया। उसने उसे एक पोस्टकार्ड भी दिखाया जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिसने उसकी मौत का आदेश दिया था। अतः यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद हत्यारे ने लड़की की गर्दन तोड़ दी और उसे नीचे धकेल दिया। सीढ़ियां इसलिए गिरा दी गई ताकि लोग सोचे कि उनकी मौत महज एक दुर्घटना थी, और इसलिए उसके बच्चे। अब वो उस भंडारण इकाई में गया और अपने मालिक के शरीर को भी जला दिया। फिर वो एक पुल पर गया और बाकी को बिखेर दिया। राख को हवा में उड़ा दिया ताकि कोई उस पर शक न कर सके। उन्होंने अपनी किराए की वैन को भी अच्छी तरह से साफ किया। उस रात नकली लाइसेंस प्लेट फेंक दी और अगले दिन वैन किराए की कंपनी को वापस कर दी। उसके बाद वो शिकार करने के लिए सीधे फ्लोरिडा चला गया। उसने उन 2 हत्यारों को मार गिराया जिन्होंने उसकी प्रेमिका को प्रताड़ित किया था। वहां पहुंचकर उसने एक योजना बनाई। पहले वो पुरुष हत्यारे को मारेगा, फिर महिला की बारी होगी। वो उस आदमी के घर की तलाशी लेने लगा। वहां कुछ लोग बाहर कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उसने उनमें से एक को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था। वो पूरा दिन घर के बाहर सही समय का इंतजार करता रहा। शाम तक उसने समूह को कैसीनो की ओर जाते देखा, इसलिए उसने उनका पीछा किया और उन पर निगरानी रखी। बाद में उसी रात वो हत्यारे के घर वापस गया। आधी रात के आसपास जब हत्यारा अकेला घर लौटा, बदला लेने की योजना उसी क्षण शुरू हो गई। वो अंदर कदम रखा, लेकिन अचानक कुत्ता हत्यारे को देखा और भौंकना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से कुत्ते को कुछ मिला हुआ खाना फेंक दिया। उसे नींद की गोलियां दी गई ताकि वो आसानी से सो जाए। जब कुत्ता सो गया तो वो घर में घुस गया, लेकिन अचानक हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। पता चला कि हत्यारे को पहले से ही अंदाजा था कि वो बदला लेने आएगा, इसलिए उन दोनों के बीच एक क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर लगातार हमला करते रहे, लेकिन अंततः हमारे आदमी को बढ़त मिलनी शुरू हो गई। तभी दूसरे आदमी ने बंदूक निकाल ली, लेकिन हमारे हत्यारे ने जल्दी से अंदर से कमरे के अंदर हमला किया। वो चिल्लाया, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आओ मुझे मार दो, सारे सबूत नष्ट कर दो। लेकिन जॉन पहले ही हत्यारे का चेहरा देख चुका था, इसलिए वो उसे खत्म करने के लिए कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन हमारा हत्यारा बहुत चालाक था। उसने अपनी बंदूक उठाई और दरवाजे के माध्यम से गोली चला दी। जॉन की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जॉन का कुत्ता जाग गया और अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक हत्यारा पहले ही निकल चुका था। घर से बाहर निकलकर कुत्ते को गैराज में बंद कर दिया। उसने पेट्रोल बम जलाया और उसे घर पर फेंक दिया, जिससे भीषण विस्फोट हुआ जिससे पूरे स्थान में आग लग गई। इसके बाद वो थेरेसा नाम की उस महिला के पीछे गया जिसने जॉन को उसकी प्रेमिका को प्रताड़ित करने में मदद की थी। उसने तुरंत एक और फर्जी आईडी ली, उड़ान पकड़ी और न्यूयॉर्क में उतर गया। वहां पहुंचते ही उसने एक कार किराए पर ली और सीधे टेरेसा के घर चला गया। वो पूरे दिन सही क्षण के लिए बाहर इंतजार करता रहा। उस रात उसने टेरेसा को अपने घर से निकलकर एक शानदार रेस्तरां की ओर जाते देखा। वो एक आदमी के साथ थी। जैसे ही वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर निकला, हमारा हत्यारा सीधे अंदर चला गया। उसने उसे उसी क्षण पहचान लिया जब उसने उसे देखा और समझ गई कि वो उसे मारने आया है। ये देखकर उसने बहुत महंगा पेय मंगवाया, मानो यह उसका आखिरी भोजन हो। फिर उसने हत्यारे से पूछा, क्या तुमने अपने बॉस को मार डाला? हमारे हत्यारे ने बस सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर महिला ने अपने पेय का एक घूंट लिया और कहने लगी, मैंने अपने ग्राहक के आदेश के अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने मुझे सिर्फ काम करने के लिए पैसे दिए। मुझे आपकी गर्लफ्रेंड से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उसने आगे कहा, मैं उसे यातना भी नहीं देना चाहता था। मेरी योजना सरल थी, मैं बस तुम्हें मारने आया था। लेकिन जब हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, मेरे साथी जॉन ने आपकी प्रेमिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। ये सब सुनने के बाद भी हत्यारे ने कहा, जो चाहो कहो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर टेरेसा हत्यारे के साथ एक शांत पार्क की ओर चलना शुरू कर दिया। माना जाता है कि यह तय करने के लिए कि कौन जीवित बचेगा। सीढ़ियां उतरते समय टेरेसा का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। उसने मदद के लिए हत्यारे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन हमारे हत्यारे ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। इसके बजाय उसने उसे गोली मार दी। टेरेसा का बेजान शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा।
दरअसल टेरेसा किसी भी समय उस पर हमला कर सकती थी। उसके हाथ में चाकू छिपा था, इसीलिए हत्यारे ने उसे वहीं मार डाला। खैर, हत्यारा तुरंत पार्क से निकल गया और शिकागो के लिए उड़ान पकड़ ली। अब उसका लक्ष्य उस ग्राहक को मारना था जिसने उस पर हमला करने का आदेश दिया था। उन्होंने उस आदमी के बारे में थोड़ी खोजबीन की और पाया कि वो बहुत धनी व्यक्ति था। इसका मतलब था कि उसे मारना बहुत कठिन होने वाला था। इसलिए हत्यारा काफी देर तक उस आदमी के घर के बाहर इंतजार करता रहा और उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। जब आदमी गाड़ी चलाकर गैराज से बाहर निकला, हत्यारे ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो बस सड़क पर आराम से चल रहा हो। अवसर की तलाश में वो गैराज में घुस गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि घर का दरवाजा बंद है, इसलिए उसने एक तस्वीर ले ली। दरवाजे पर ताला और तुरंत उन्होंने इस बात पर शोध करना शुरू कर दिया कि उस विशिष्ट ताले को कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने इसे खोलने के लिए एक विशेष क्लोनिंग उपकरण का आदेश दिया। इसके बाद वो बैंक गया और अपना सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दिया। जेफरसन नाम से एक विदेशी खाते में पैसा जमा किया गया। वित्तीय मामलों को निपटाने के बाद वो बंदूक खरीदने के लिए स्थानीय डीलर के पास गया। जब अंततः उसका क्लोनिंग उपकरण आ गया, उन्होंने जिम सत्र उसी मंजिल पर बुक किया जहां वो ग्राहक रहता था। वो चौकीदार से एक श्रमिक पास चुराने में कामयाब रहा और उसकी एक प्रतिलिपि बना ली। उस नकली कार्ड का उपयोग करके वो उसी इमारत में घुस गया उसी दिन और जल्दी से सीधे ग्राहक के कमरे में चला गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ग्राहक ने उन्हें पहचाना तक नहीं। वो पूछता रहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? हत्यारे ने सोचा कि वो आदमी उसे न जानने का नाटक कर रहा है, तो उसने सचिव द्वारा भेजा गया पोस्ट कार्ड निकाला, उसे जिस पर ग्राहक का नाम है। पोस्ट कार्ड देखकर ग्राहक को अचानक ये बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ, ओह, यह वो आदमी है जो पहले लक्ष्य को मारने में असफल रहा। जैसे ही उसे याद आया, उसने कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब अनुमति असफल रही तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। सोचा, अरे लोग गलतियां करते हैं। उन्होंने समझाया, लेकिन आपके हैंडलर, आपके बॉस ने मुझसे कहा नहीं। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी गलती थी और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने तुम्हें मार डालने और सारे सबूत मिटा देने के लिए मुझसे $15,000 और मांगे। पता चला कि हत्यारे का बॉस ही इस पूरी घटना के पीछे था। बॉस इस बात से क्रोधित था कि उसके द्वारा प्रशिक्षित हत्यारा असफल हो गया था। इसके अलावा वो इस बात से भयभीत था कि अगर हत्यारा जीवित रहा, पुलिस उसे ढूंढ सकती है और अंततः बॉस तक उसका पता लगा सकती है। इसीलिए बॉस ने उसे मारने की पूरी योजना बनाई थी। मुवक्किल ने आगे कहा, मैंने उन 2 हत्यारों को नहीं भेजा था। आपके बॉस ने मुझे इसके लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया। कुछ देर तक उसकी बात सुनने के बाद हत्यारे ने वास्तव में उस पर विश्वास किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ग्राहक को चेतावनी दी कि वो अपनी पहचान कभी किसी को न बताए। भयभीत होकर ग्राहक ने सहमति में सिर हिलाया और इसके साथ ही हमारा हत्यारा डोमिनिकन गणराज्य वापस अपने घर चला गया। घर वापस आकर हालात पहले से कहीं बेहतर थे। उसकी प्रेमिका काफी हद तक ठीक हो गई थी और अब वो अपना समय उसकी अच्छी देखभाल में बिताता था। कहानी के अंत तक हमारे हत्यारे ने अपना अपराधपूर्ण जीवन पीछे छोड़ दिया। वो अपनी प्रेमिका के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह रहने लगा और इसी घटना के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मैं आज के लिए विदा ले रहा हूँ।